2016 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने पास किया द गुड समैरिटन लॉ, जिससे आप और मुझ जैसे कई गुड समैरिटन्स रोड क्रैश विक्टिम्स की मदद के लिए बिना डरे सामने आए हैं। इस लॉ के तहत फर्स्ट रिस्पॉन्डर को किसी भी तरीके की कानूनी, कार्य विधिक या फिर आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। यानी कि अगर आप सड़क दुर्घटना की पुलिस को सूचना देते हैं और अपना नाम या पता नहीं बताना चाहते, तो आप पर इस बात का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का बयान देने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। आपको गवाह बनना है या नहीं, ये सिर्फ आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब आपसे अस्पताल में रोड क्रैश विक्टिम को ले जाने के लिए किसी भी तरीके की पैसे की डिमांड नहीं की जाएगी और ना ही आपको वहां पर रुकने के लिए मजबूर किया जाएगा। अगर आप गवाह बनते हैं तो कोर्ट एक ही बार में आपकी गवाही लेगा। कोर्ट के चक्कर बार बार नहीं लगाने पड़ेंगे। मदद के बाद आपको प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व आपकी सहूलियत के हिसाब से किया जाएगा और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो अगली बार दोबारा ना सोचें। जब भी कभी सड़क पर किसी घायल व्यक्ति को देखें तो बिना डरे, बिना झिझके उसकी मदद के लिए आगे आएं। और काम यहीं पर खत्म नहीं होता। अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स को भी गुड समैरिटन लॉ के बारे में बताएं, क्योंकि 80% इंडियंस को अभी तक इंडियन गुड समैरिटन लॉ के बारे में जानकारी नहीं है। आप उनको ये सब बताएं कि गुड समैरिटन लॉ के तहत आप किसी भी प्रकार की आर्थिक, कानूनी और कार्य विधिक परेशानियों से मुक्त हैं। तो अगली बार आप आगे आएंगे ना। प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप कुमार कुशवाहा राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी का कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र विषय में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग इस विषय के अंतर्गत ग्रामीण विकास नामक पाठ को पढ़ने वाले हैं। बच्चों, यह इस पाठ का पहला भाग है। प्यारे बच्चों, वीडियो क्लास को शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि हम इस भाग में क्या सीखने वाले हैं तथा हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि इससे पहले वाले पाठ में हमने क्या क्या चीजें सीखी हुई हैं। उसके बाद हम ग्रामीण विकास के अर्थ को, इसके परिचय को जानेंगे और हम समझेंगे कि ग्रामीण विकास क्या होता है। उसके पश्चात हम ग्रामीण विकास के मुद्दों को समझेंगे कि ग्रामीण विकास के अंतर्गत किन किन मुद्दों को शामिल किया जाता है, वह कौन कौन सी बातें हैं जो ग्रामीण विकास को निर्धारित करती हैं, वह कौन से पैमाने हैं जिससे ग्रामीण विकास निर्धारित होता है। साथ ही साथ हम ग्रामीण विकास के महत्व को भी समझेंगे कि उसका क्या महत्व है ग्रामीण लोगों के लिए, उसका क्या महत्व है हमारे देश के लिए, और इसके महत्व के बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ग्रामीण विकास में साख, जिसको हम ऋण भी कहते हैं, इसकी भूमिका के बारे में भी आज चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ग्रामीण विकास के पाठ के पहले हमने क्या पढ़ा है। तो बच्चों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि जो निर्धनता है वह भारत में बहुत बड़ी समस्या के तौर पे है। भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या निर्धन है, जिसके पास पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और यह जो निर्धन जनता है वह अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। बच्चों, आपके देश में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर अधिकतर निर्धन जनसंख्या निवास करती है, और इस निर्धन जनसंख्या को जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है उनके जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो कपड़ा हो या आवास की जो सुविधा होती है, वह भी उपलब्ध नहीं है। उनको उनसे वंचित रहना पड़ता है। अब हम इन्हीं सारी चीजों को पढ़ते हुए, इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए हम ग्रामीण विकास के बारे में इस वीडियो क्लास में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इस वीडियो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग गाँव में रहते होंगे, बहुत सारे लोग शहरों में रहते होंगे, और आप आए दिनों गांव से शहरों में या शहरों से गांव में आते जाते रहते हैं, और वहां पर आप देखते होंगे कि गांव की स्थिति और शहरों की स्थिति में एक बहुत बड़ा अंतर है। ठीक, और उसी अंतर को मैं यहाँ पर कुछ चित्रों के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ, और उसके बाद हम ग्रामीण विकास के बारे में बात करेंगे। बच्चों, यह सड़कें हैं, एक शहर की सड़क है, दूसरी गांव की सड़क है, और दोनों में कितना अंतर है आप देख सकते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पर
एक विद्यालय है जो एक शहर का विद्यालय है, जहां पर बच्चों के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है, उनके लिए कंप्यूटर, प्रोजेक्टर आदि की व्यवस्था है। वहीं एक ग्रामीण क्षेत्र का जो विद्यालय है, जहां पे बच्चे नीचे फर्श पे चटाई बिछा करके बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें किताबें मिली हुई हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पर एक अस्पताल का दृश्य है, जहाँ शहरी अस्पताल में मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहीं एक ग्रामीण अस्पताल है जहाँ मरीजों के लिए कम सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ ही साथ एक अन्य चित्र है जहां पर बिजली की व्यवस्था को प्रदर्शित किया गया है कि शहर में बिजली की व्यवस्था का क्या रूप है और गांव में बिजली की व्यवस्था क्या क्या रूप है। तो बच्चों, इन दोनों चित्रों को देख करके आप क्या समझते हैं, इनके अंतर को देख करके आप क्या समझते हैं? आपको महसूस होता होगा कि शहरों में जितना विकास हो गया है, शहरों में लोगों को जो जो सुविधाएं मिलती हैं वह अभी भी गाँव के लोगों को उपलब्ध नहीं है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके आज हम जानेंगे कि ग्रामीण विकास क्या है और इसके परिचय को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि ग्रामीण विकास का परिचय, जिसमें ग्रामीण विकास क्या है बच्चों, एक व्यापक शब्द है, एक बड़ा शब्द है जिसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ग्रामीण लोगों के आर्थिक व सामाजिक जीवन को उन्नत करने की एक रणनीति है। ग्रामीण विकास क्या है? ग्रामीण लोगों के आर्थिक मतलब उनकी आमदनी से संबंधित और उनके सामाजिक जीवन से संबंधित चीजों को उन्नत करने की और बेहतर बनाने की एक रणनीति ही ग्रामीण विकास कहलाती है। यह एक प्रक्रिया की तरह है, ये एक प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, एक प्रक्रिया की तरह है जिसके माध्यम से हम ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारने, नई सुविधाओं से जोड़ने, स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करते हैं, उनके जीवन की जो शैली है, उनके जीवन की जो सुविधाएं हैं उनको अधिक अच्छा करने का प्रयास करते हैं, उन्हें नई नई सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ हम इसके अंतर्गत उन्हें स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मुद्दे आपके आते हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं बच्चों? जिसमें सबसे पहला मुद्दा है जो ग्रामीण विकास का है, वह है साक्षरता। बिना एक शिक्षित समाज के हम अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर सकते और हम सभी जानते हैं कि शहर में साक्षरता की जो दर है और गांव में जो साक्षरता की दर है उसमें बहुत अंतर पाया जाता है। गांव में लोग बच्चों की साक्षरता और शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं देते और विशेष करके नारी साक्षरता पर तो उनका ध्यान नहीं होता है। तो हम जब ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो हमें इन बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। ये वो विभिन्न मुद्दे हैं जिससे ग्रामीण विकास होकर के गुजरता है, जिसमें आपकी साक्षरता और वो भी विशेषकर नारी साक्षरता का विशेष महत्व है। इसके साथ ही साथ शिक्षा और कौशल विकास पर भी ध्यान देने की जरूरत है और इनको सम्मिलित करते हुए ही हम ग्रामीण विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य और स्वच्छता की जो आवश्यकता है वह भी ग्रामीण विकास के लिए जरूरी है, क्योंकि हम आए दिनों देखते हैं गांव में लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। वह समस्या, उनके स्वास्थ्य की जो समस्या है वह स्वच्छता और अन्य कारणों से होती है, तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके साथ ही साथ भूमि सुधार के जो उपाय होते हैं उनको अपना करके हम ग्रामीण विकास को और अधिक महत्व दे सकते हैं, या हम उनको अपना करके हम ग्रामीण विकास को अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं और उसको लागू कर सकते हैं। उत्पादन के जो साधन हैं, चाहे वो आपकी भूमि हो, चाहे वो आपका जो श्रम है या जो काम करने वाले लोग हैं, उनका विकास करके हम ग्रामीण क्षेत्रों को और अधिक विकसित कर सकते हैं, उन्हें स्वावलंबी और नई सुविधाओं से जोड़ करके ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। इसी के क्रम में हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो आधारभूत संरचना है उसके विकास के द्वारा भी ग्रामीण विकास को समझ सकते हैं। जैसे परिवहन की जो सुविधा है, वो सड़कें हैं, बस यातायात की जो सुविधाएं हैं उनकी बात करें, हम बिजली की बात करें, सिंचाई की बात करें, जो ऋण की सुविधा है जो गांव के लोगों के लिए जरूरी होती है, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, उनकी बात करें, उनके जो कृषि उत्पाद हैं उनको बेचने की बात करें, विपणन अर्थात विक्रय, कृषि जो उत्पाद होते हैं, जो फसलें उगती हैं उनको कैसे बेचना है, और दूर संचार की जो व्यवस्था है, इन सभी चीजों को हम ग्रामीण विकास
के अंतर्गत इनकी चर्चा करते हैं और उनको जोड़ते हैं और इन्हीं मानकों के आधार पर किसी ग्राम के विकास की परिकल्पना की जाती है। आइए बच्चों, इसी के क्रम में हम जानते हैं कि ग्रामीण विकास का महत्व क्यों इतना अधिक है या ग्रामीण विकास हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। एक बार की बात है, कभी महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की जो वास्तविक प्रगति है उसका तात्पर्य शहरी औद्योगिक केंद्रों के विकास से नहीं है। अर्थात भारत की जो वास्तविक प्रगति की यदि हम बात करें तो हम उसमें केवल शहरी औद्योगिक जो केंद्र है, जहां पर उद्योग धंधे हैं, केवल उनके विकास से नहीं बल्कि मुख्य रूप से वह किससे जुड़ा हुआ है, वह गांव के विकास से है। ठीक क्यों? क्योंकि ग्रामीण विकास ही हमारे राष्ट्रीय विकास का केंद्र है, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। और आप इस कथन को सुन करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण विकास का जो विषय है वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमारे देश की उन्नति में इसका कितना बड़ा योगदान होना चाहिए। आज भी भारत की जो 2/3 जनसंख्या है वह कृषि पर आधारित है और वह गांवों में रहती है। अर्थात हमारे भारत की जो जनसंख्या है उसका 2/3 हिस्सा कृषि कार्य पर निर्भर है और उसकी आय का जो साधन है वह कृषि और उससे संबंधित कार्य हैं। और वह कहाँ पे निवास करता है? वह हमारे गांव में ही निवास करता है। इसलिए भी ग्रामीण विकास का महत्व अधिक बढ़ जाता है। इसी के क्रम में यदि हम भारत की उन्नति चाहते हैं, यदि हम भारत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो हमें विकसित ग्रामीण भारत का निर्माण करना होगा, जिससे कि हमारी अधिक से अधिक जनसंख्या इसका लाभ ले और हम अपने भारत को उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ा सकें। संपूर्ण ग्रामीण श्रम को आर्थिक क्रियाकलापों की मुख्य धारा से जोड़ने का काम भी हम इसके अंतर्गत करते हैं और इसलिए भी यह ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपनी जो ग्रामीण जनसंख्या है उसको क्या कर सकें, आर्थिक क्रियाकलापों से मुख्य धारा से जोड़ करके उनको अधिक से अधिक स्वावलंबी बना सकें। बच्चों, ग्रामीण लोगों की जो रचनात्मक ऊर्जा है उसको वास्तविक रूप देने के लिए भी इस ग्रामीण विकास का महत्व है, क्योंकि जब तक हम अपने ग्रामीण लोगों के अंदर जो कार्य करने की रचनात्मक क्षमता है, जो ऊर्जा है, उसको वास्तविक रूप नहीं देंगे तब तक हम उनको उनके जीवन स्तर को सुधार नहीं सकते। इसलिए ग्रामीण विकास का महत्व बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो ग्रामीण जनसंख्या बहुत बड़ी संख्या में नगरों की ओर पलायन कर रही है, जिससे हमारे नगरों के ऊपर बहुत अधिक बोझ पड़ रहा है और वहां का विकास भी प्रभावित हो रहा है, उस चीज को रोकने के लिए हमें ग्रामीण विकास के महत्व पर बहुत अधिक ध्यान देना होगा। प्यारे बच्चों, अभी आपने ग्रामीण विकास के महत्व के बारे में समझा। आइए इसको और अच्छे से समझने के लिए एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, जिसमें होती है सबकी भागीदारी। पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, निभाते सभी अपनी जिम्मेदारी। क्या है जरूरी गांव के लिए, मिलकर ये सब तय करें। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, साफ सफाई, शौचालय निर्माण, सड़क, सिंचाई, बिजली, पानी, सबको मिले तो हो आसानी। अरे
भैया पर ये सब हो कैसे? पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, जिसमें होती है सबकी भागीदारी। बच्चों, आपने वीडियो क्लिप देखी, आपको कई सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। यह जो चित्र हैं वह सरकारी योजनाओं के चित्र हैं, जो विशेष करके सरकार के द्वारा ग्रामों के विकास के लिए अलग अलग तरीके से चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ग्रामीण विकास के लिए पहल कर रही है, कार्य कर रही है। जिसमें प्रथम जो चित्र है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का है, जिसके अंतर्गत सरकार गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए, गांव की सड़कों को सही करने के लिए योजना बनाती है और उसके अनुसार सड़कों का निर्माण करती है। जो दूसरा चित्र आप देख रहे हैं, इसमें महात्मा गांधी का चित्र है। यह योजना मनरेगा कहलाती है, ठीक, जिसको हम कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसके अंतर्गत गांव के लोगों को 100 दिन के मिनिमम या कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। 100 दिन का रोजगार या काम प्रदान किया जाता है। जो तीसरा चित्र आप देख रहे हैं वह सांसद आदर्श ग्राम योजना है। इसके अंतर्गत हमारे माननीय सांसदों के द्वारा गांवों को गोद लिया जाता है और उसके विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। इसी के साथ एक अन्य जो योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, इसके अंतर्गत गांव में शहरों की सुविधा लाने के प्रयास किए जा रहे हैं और अनेक सारे गांवों को शहरी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। इसका जो ध्येय वाक्य है वह आत्मा गांव की सुविधा शहर की है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस मिशन में क्या कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ एक अन्य योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण लोगों को जिनके पास मकान नहीं है, मकान की सुविधा प्रदान करने के लिए उन्हें अनुदान प्रदान किया जाता है। तो इस तरह से ग्रामीण विकास के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न तरह की अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं। आइए अब हम जानते हैं कि ग्रामीण विकास में साख या ऋण की क्या भूमिका है। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि अधिकतर जो गांवों में जनसंख्या रहती है वह कृषि के कार्यों पर निर्भर है, कृषि कार्य में लगी हुई है। और कृषि कार्यों में क्या होता है, बीजारोपण से लेकर के फसल पक करके उससे आमदनी प्राप्त होने तक एक लंबा समय लगता है। जब आप बुआई करते हैं और वह जो फसल पकती है या कटती है उसके बाद आप बेचते हैं, तो इसके मध्य एक लंबा समय होता है, 4 महीने 6 महीने या कभी कभी उससे भी अधिक समय लगता है। और इस दौरान किसान को पैसे की आवश्यकता पड़ती है अनेक कार्यों के लिए, चाहे उसे बीज खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़े, चाहे उसे खाद और उर्वरक खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है, उसे कई तरह के औजार खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही साथ घर के अनेक कार्यों के लिए उसे आवश्यकता पड़ती है और उसे इन पैसे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऋण लेना पड़ता है। ठीक, अब ऋण की जो भूमिका है हमारे ग्रामीण विकास में वो बहुत अधिक है। यदि हम बात करें स्वतंत्रता के समय तक, तो जो व्यापारी और जो महाजन हुआ करते थे वही छोटे और भूमिहीन किसानों को ऋण की सुविधा प्रदान करते थे, परंतु ये जो ऋण प्रदान करते थे उसके बदले बहुत ऊंची दरों पर ब्याज लेते थे। साथ ही साथ वह उन ग्रामीण भोले भाले ग्रामीणों और जो अशिक्षित ग्रामीण हैं उनके ऋण के खातों से हेरा फेरी भी करते रहते थे और इस तरह से वह छोटे और भूमिहीन किसानों का शोषण करते थे। परंतु स्वतंत्रता के बाद स्थिति में बहुत अधिक बदलाव आया है। हम बात करें तो भारत में सन 1969 में सामाजिक बैंकिंग आरंभ करके ऋण की सुविधा में बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया गया। सरकारों के द्वारा सन 1969 में सामाजिक बैंकिंग आरंभ की गई, अर्थात बैंकों को सामाजिक क्षेत्रों के लिए खोला गया। सन 1969 से पहले जो बैंक थे वो निजी रूप से अपने लाभ के लिए कार्य करते थे, परंतु सन 1969 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उन बैंकों को निजी क्षेत्र से हटा करके सामाजिक क्षेत्रों में लगाया गया और उस पर पूरा नियंत्रण सरकार का होता था। और इस तरह से जो ऋण की सुविधा थी उसमें विशेष बदलाव लाने का प्रयास किया गया।
इसी के क्रम में बच्चों सन 1982 में एक नए बैंक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। कौन सा बैंक? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको छोटे में हम क्या कहते हैं? नाबार्ड कहते हैं। इसकी स्थापना की गई थी। इससे पहले भी ग्रामीण वित्त और कृषि व्यवस्था के लिए यह बैंक रिजर्व बैंक की एक शाखा के रूप में कार्य करता था, परंतु 12 जुलाई 1982 को इसे एक अलग बैंक बना दिया गया, जो संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के लिए भारत का सबसे बड़ा बैंक है। बच्चों, यह जो आप लोगो देख रहे हैं वह नाबार्ड बैंक का ही लोगो है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुख्यालय कहां पे है बच्चों? इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को की गई थी। किस कार्य के लिए? ग्रामीण वित्त व्यवस्था के संचालन के लिए। अर्थात पूरे भारत में ग्रामीण वित्त व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा कोई बैंक है तो वह आपका नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको आप नाबार्ड भी कहते हैं। बच्चों, इसी के क्रम में आज ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से व्यापारिक बैंक, जिनको कॉमर्शियल बैंक कहते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिन्हें अंग्रेजी में हम रीजनल रूरल बैंक कहते हैं, और सहकारी बैंक ये खोले गए हैं, जो ग्रामीण लोग जनता को सस्ती ब्याज दरों पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। बच्चों, स्वतंत्रता के पहले की स्थिति मैंने आपको बताई कि किस तरह से जो व्यापारी महाजन थे वह छोटे किसानों को, भूमिहीन किसानों को बहुत अधिक ऊंची दरों पे ऋण प्रदान करते थे और उसमें हेराफेरी भी करते थे। परंतु स्वतंत्रता के बाद की स्थिति में बहुत बदलाव लाया गया, कई तरह की व्यवस्थाएं की गई और इसी के अंतर्गत जगह जगह गाँव में व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंकों की स्थापना की गई, जो ग्रामीण जनता को सस्ती ब्याज दरों पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। यदि हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बात करें तो इनकी जो स्थापना है वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अनुसार की गई है। ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वह ग्रामीण अर्थतंत्र में कृषि, व्यापार, वाणिज्य और अन्य उत्पादक गतिविधियों के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, प्रदान करते हैं। ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वह कृषि कार्य के लिए, व्यापार करने के लिए और अन्य उत्पादक गतिविधियों में जो पूंजी की कमी है उसको पूरा करने के लिए यह बैंक ऋण और अन्य सुविधाएं आपको उपलब्ध कराते हैं। आइए इसी के क्रम में हम सहकारी बैंकों के बारे में जानते हैं कि ये जो सहकारी बैंक हैं वो कैसे हैं। तो सहकारी बैंकों को बच्चों कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं। ठीक, यह बैंक जो होते हैं यह सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किए गए हैं। ये इनके लिए एक अधिनियम बनाया गया है और उसी के अंतर्गत यह पंजीकृत किए जाते हैं। इनका जो स्वामित्व होता है और जो नियंत्रण होता है वह सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। इस बैंक के जो भी सदस्य बनते हैं उन्हीं सदस्यों के द्वारा इसका संचालन और नियंत्रण किया जाता है और इन सदस्यों का जो चुनाव होता है वो लोकतांत्रिक रूप से किया जाता है कि इसमें नियंत्रक मंडल का एक चुनाव करके कैसे इसकी व्यवस्था करनी है, इन सब बातों को निर्धारित किया जाता है। और इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि अपने सदस्यों को सर्वोत्तम उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराना है। इनका जो मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना ना होकर के अपने सदस्यों को बेहतर सुविधा प्रदान करना होता है, जबकि जो आपके व्यापारिक बैंक होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि ग्रामीण विकास में जो साख इतना महत्वपूर्ण है उसमें कुछ अन्य संस्थाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिनको हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। यह एक तरह की अनौपचारिक संस्थाएं होती हैं, अर्थात गांव के कुछ लोगों के द्वारा मिला करके बनाई गई एक संस्था होती है जो ग्रामीण साख व्यवस्था के क्षेत्र में व्यापक कार्य कर रही है या इनके द्वारा व्यापक कार्य किया जा रहा है। यह ग्रामीण सामाजिक
और सामुदायिक विकास में बहुत अधिक सहायक होती है। इसमें होता क्या है इसको जानते हैं। तो इसमें प्रत्येक सदस्य को कुछ न्यूनतम अंशदान करना होता है, उन्हें कुछ अंशदान कुछ पैसा लगाना होता है सदस्य बनने के लिए। उसके बाद जो राशि एकत्र होती है उस राशि से जरूरतमंद सदस्यों को ऋण प्रदान किया जाता है, अर्थात उन्हीं के बीच के किसी सदस्य को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है उसकी जरूरत के हिसाब से। और यह जो ऋण की राशि होती है उसे छोटी छोटी किस्तों में लौटाना होता है, उन्हें वापस करना होता है। साथ ही साथ उस पर जो ब्याज की दर है वह भी उचित रखी जाती है, बहुत अधिक नहीं होती है। और इस प्रकार जो साख उपलब्ध होता है उसे अति लघु साख कार्यक्रम कहा जाता है, अर्थात स्वयं सहायता समूहों के द्वारा ये जो व्यवस्था की गई है उसे अति लघु साख कार्यक्रम भी कहा जाता है। यह एक गांव एक क्षेत्र के लोगों के द्वारा स्वयं के द्वारा संचालित की जाती हैं। इसके अंतर्गत ये लोग विभिन्न प्रकार की गतिविधियां विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण भी करते हैं जिससे इनके सदस्यों को आमदनी भी होती है। और इसी के नाते ये जो स्वयं सहायता समूह हैं उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण में भी सहायता की है, अर्थात महिलाओं के सशक्तिकरण में इन स्वयं सहायता समूहों का बच्चों बहुत बड़ा योगदान होता है। आइए इसी के क्रम में हम आपको एक संस्था के बारे में बताते हैं जिसका नाम कुटुंबश्री है, जिसे निर्धन महिलाओं का बैंक भी कहा जाता है। केरल प्रांत में गरीब महिलाओं के द्वारा इसे सन 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, और यह जो बैंक है या यह बचत और साख सोसाइटी जो है इसमें छोटी छोटी बचतों को मिला करके वर्तमान समय में 1 करोड़ की राशि को इन लोगों ने एकत्र कर लिया है। और इस अब आज के समय की यदि हम बात करें तो सदस्य संख्या और संगठित बचत के आधार पर यह जो बैंक है एशिया का सबसे बड़ा अनौपचारिक बैंक है, अर्थात इस पर इन्हीं लोगों का नियंत्रण है। सरकारी तौर पर या औपचारिक तौर पे इसे कोई संचालित नहीं करता है। यह एशिया का सबसे बड़ा अनौपचारिक बैंक है। बच्चों यदि आप इसके बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे लॉगिन करके आप इसके बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। तो इस तरह से हमको समझ में आता है बच्चों कि स्वयं सहायता समूहों ने भी ग्रामीण विकास में जो साख की भूमिका है उसके क्रम में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है। अब आइए जानते हैं कि जो ग्रामीण साख व्यवस्था में लगी हुई जो बैंकिंग सिस्टम है वह वर्तमान समय में कैसा है और उसकी अच्छाइयों और कमियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में सबसे पहले लिखा हुआ है कि बैंकिंग व्यवस्था के प्रसार का ग्रामीण कृषि और गैर कृषि उत्पादन आय और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव रहा है, अर्थात जो ग्रामीण बैंकिंग है ग्रामीण क्षेत्रों में जो साख की व्यवस्था है उसके कारण ग्रामीण लोगों को कृषि कार्य की बात करें या गैर कृषि जो उत्पाद होते हैं कृषि के अलावा जो अन्य कार्य हैं उनकी बात करें, हम आय की बात करें या रोजगार की बात करें तो इनकी वजह से उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, अर्थात लोगों को इसका लाभ मिला है। साथ ही साथ कृषकों की उत्पादन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के ऋण देने में बैंकिंग व्यवस्थाओं ने अमूल्य योगदान किया है, अर्थात इन बैंकिंग व्यवस्थाओं ने बहुत अच्छा योगदान दिया है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाता है। परंतु अभी भी व्यावसायिक बैंकों को छोड़ दें हम तो स्थिति ऐसी है कि सभी औपचारिक साख संस्थाएं जमा प्रवाह की संस्कृति को विकसित नहीं कर पाई हैं, अर्थात व्यावसायिक बैंकों ने तो इस चीजों को अच्छे से किया है परंतु अन्य संस्थाएं अभी भी इसके विकास के क्रम में हैं, अभी भी उनकी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं हो पाई है जितनी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ एक अन्य समस्या आती है कृषि ऋण की वसूली नहीं हो पाने की बहुत बड़ी समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के द्वारा साख संस्थाओं के द्वारा जो ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है उस ऋणों की वसूली नहीं हो पाने की एक समस्या बहुत गंभीर है और इसके समाधान के लिए सरकार को प्रयास करना पड़ेगा। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए यह बैंकों को अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाने की जरूरत है, मतलब कि जो कृषि ऋण है
उसके वसूल न हो पाने की जो समस्या है उसके हल के लिए बैंकों को अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाने की जरूरत है, जिससे कि वे अपने स्रोतों का कुशल प्रयोग कर सकें। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने सीखा कि ग्रामीण विकास क्या है, ग्रामीण विकास से जुड़े कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर हम जब ग्रामीण विकास के अंतर्गत बात करते हैं। हमने ये भी जाना कि ग्रामीण विकास का महत्व क्यों इतना अधिक है, और साथ ही साथ हमने कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में जाना। हमने जाना कि ग्रामीण विकास में साख या ऋण की क्या भूमिका है, और इस तरह से हमने जो ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था है उसके मूल्यांकन को भी देखा। तो बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में यह गृह कार्य है जो आपके लिए है। आशा करता हूं कि आप इसे अवश्य करेंगे। तो अगली वीडियो क्लास में हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।